हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी के बारे में बात करूंगा। हिंदी व्याकरण और उसमें समास के बारे में। समास एक चैप्टर है जो कि सभी आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है। इसमें मैं आपको समास का परिभाषा, टिप्स और ट्रिक्स सारी चीज में बात करूंगा, हर चीजों की बात करूंगा। एक सेकेंड इसको मैं रिवोक कर देता हूँ। ये देखिए समास, इसमें मैं टिप्स की, ट्रिक्स की, ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक के मदद से कि कौन से समास को आप आसानी से ट्रिक के मदद से बता सकते हैं कि ये समास है। यानी छह भेद होते हैं समास के टोटल, और उसमें कौन समास कौन से भेद है, कौन सा शब्द कौन से समास में आएंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और यहाँ पे समास की परिभाषा का भी बात करूंगा और उसके प्रकार भी और उसके उदाहरण भी, सब कुछ बताऊंगा। और समास पहचानने का ट्रिक भी आपको, बहुत शानदार ट्रिक प्रत्येक समास का बताऊंगा जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि ये समास है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स को। देखिए यहाँ पे ऊपर करता हूँ इसको। देखिए ये देखिए समास, सबसे पहले यहां से मेरा स्टार्ट होता है, ऊपर है मेरा ये समास। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा रूप। थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं मैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, यहां पर देखो समास, यहां है संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा रूप। जैसे यहां पे मैं लिखा हूं रोग से मुक्त, तो यहां पे जब मैं से को हटा दूंगा तो ये छोटा सा एक रूप बन जाएगा, यानी इसका संक्षिप्तीकरण बन जाएगा रोग मुक्त। क्या बन जाएगा? रोग मुक्त। ये है मेरा समास, इसी को बोलते हैं समास। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी शब्द या वाक्य के संक्षिप्तीकरण को ही हम समास बोलते हैं। यहां देखिए लिखा है परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, लिखा है दो या दो से अधिक सार्थक मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जैसे रोग से मुक्त, तो दोनों को जब मिला दिए हम तो ये बन जाता है हमारा रोग मुक्त। तो ये है मेरा एक समास। रोग मुक्त क्या है? समास है। ठीक है, अब इसके बाद बताऊंगा कि ये कौन सा समास है। तो यहां से बताया गया है आपका समास का प्रकार। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, रोग से ग्रस्त। रोग से ग्रस्त, यहां पे से को हटा देंगे तो ये बनेगा रोगग्रस्त, यानी ये संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। और यही मेरा समास होता है। ठीक है, शब्द के संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। अगर बड़े परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बने, सार्थक मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्थक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा समास है? जैसे ये बात करें कि रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त, ये कौन सा समास है? भाई बहन, ये कौन सा समास है? ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पे गंगाधर, ये कौन सा समास है? तो ये शब्द वहाँ पे आपके पूछे जाएंगे और यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा कि ये समास पहचानने के लिए, विग्रह करे, समास को विग्रह करने के लिए बताऊंगा और समास को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सा समास है, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये कौन सा समास है। तो इसके लिए यहाँ पे समास के प्रकार बनाया गया, समास के भेद बनाया गया। तो टोटल समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर लिखा हूं मैं, इनके 6 भेद है, यानी समास के जो भेद होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है मेरा, यहाँ पर देखिए पहला है द्वंद्व समास। देखिएगा यहाँ पे पहला है इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं। ये देखिए द्वंद्व समास लिखा है यहाँ पे, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। और पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है? जैसे देखिए यहां पर लिखा है राम और सीता, तो यहां पर ये जो है, इसको रेड कर दूं, ये जो है इसको बोलते हैं हम पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और इसको हम बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर
पद, इसको पूर्व पद पहले वाले को, और इसको बोलते हैं उत्तर पद। और इसमें लिखा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब समझिए इसके ट्रिक के बारे में। फर्स्ट ट्रिक है मेरा कि इस समास में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह है, तो जब भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आवे तो बोलना कि वो द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। अब सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दूसरा ट्रिक समझते हैं हम कि दो शब्दों के बीच और या आता है, और या राम, और जैसे योजक चिन्ह हटा तो यहाँ पे देखो राम और श्याम, तो यहाँ पे और आया, तो या तो योजक चिन्ह आवे या इसको विग्रह करने पे हमारा और आए या तो या आए, फिर तो वो हमारा होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, अब तीसरा ट्रिक थोड़ा सा समझेंगे। ट्रिक नंबर 3 यहाँ पे लिखा होगा कि दोनों शब्द एक दूसरे के, ये देखिए ट्रिक 3, कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखो यहां पर ध्यान देना है आपको कि बीच में योजक चिन्ह रहे और दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, यानी उल्टा होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भाई बहन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और यहाँ पे योजक चिन्ह है, तब ये होगा हमारा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। लेकिन एक आता है हमारा, जैसे यहाँ पे रात और रात, ये इसमें भी योजक चिन्ह है बीच में, रात और रात। ये भी दिन दिन, दिन दिन, इसमें भी हमारा क्या है? योजक चिन्ह है। तो क्या इसको भी हम द्वंद्व समास बोलेंगे? नहीं, इसको हम द्वंद्व समास नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज मैंने ट्रिक 3 बताया कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन दोनों तो सेम है, विपरीत है नहीं। तो ऐसे समास को कौन सा समास बोलेंगे? तो मैं आगे के जो भेद है उसमें मैं बात करूंगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दो चीजें याद रखना है कि पहला तो दोनों के बीच योजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो ही जाकर यहां पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे पाप पुण्य, दोनों के बीच में यहां पे योजक चिन्ह है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, इसी तरीके से नदी नाला, दोनों के बीच योजक चिन्ह है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं कि द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो यह था मेरा पहला भेद। ठीक है, चलिए सभी को लिखते जाइए बढ़िया तरीके से, और एक नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, सभी लिखते जाओ, वीडियो को रोककर पोस्ट करके बढ़िया से इसका डिफिनेशन के साथ और ट्रिक के साथ सभी का सभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, डिफिनेशन भी लिखा हूँ और ट्रिक भी लिखा हूँ सारा का सारा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका भेद भी है सब। ठीक है, सॉरी, इसका उदाहरण भी है सबका। ठीक, चलो इसी तरीके से हम चलते हैं। हम सेकेंड टाइप्स मेरा देखते हैं। सेकेंड टाइप्स क्या है? सेकेंड में है हमारा द्विगु समास। देखिए यहाँ पे द्विगु समास, ये देखिए द्विगु समास ये है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। यहां पर ध्यान देना है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे मैं यहां पे बात करूं, नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह, तो संख्यावाचक की बात करें, देखो पहला पद अभी बताए थे थोड़ा सा कि ये है मेरा पहला पद। ये दो शब्द यहां पे दोनों को पहले अलग अलग कर लो, नौ प्लस रत्न। ठीक है, तो ये है मेरा पहला पद यानी पूर्व पद, और ये दूसरा मेरा, इसको समझ लो आप उत्तर पद। ठीक है, और इसमें मैं क्या बोला हूं कि जिसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो। यहां पर देखो संख्यावाचक हो, तो पहला पद यानी 9 ये संख्या है, तो ऐसे शब्द जहां भी देखना जिसमें संख्या का बोध हो रहा हो वैसे समास को हम बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यहां पर ट्रिक भी देख लीजिए, लिखा गया है इस समास में संख्या का बोध होता है। वही चीज मैंने बताया कि इस समास में संख्या का बोध होता है। जैसे त्रिभुवन, त्रि का मतलब तुरंत इसको अलग अलग करना, त्रि प्लस भुवन। ठीक है, अलग अलग करिए तो त्रि का मतलब होता है 3, यानी 3 भवनों का समूह। ये देखिए तो 3, तो जैसे भी देखना संख्या का बोध हो रहा है वैसे लगा देना आप द्विगु समास में। ठीक है, इसी तरीके से बात करूं मैं अगला, अगर दोपहर, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी ये संख्या का बोध करा रहा है 2, तो ये दोपहर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा ये। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा जिसमें संख्या का बोध हो सारा का सारा। उसी तरीके से बात करें तिरंगा, तिरंगा
तीन रंग वाला, इसमें तीन रंग अलग अलग करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस रंग यानी 3 रंग। तो 3 हमारा क्या है, संख्या है, तो द्विगु समास होगा। यानी जहां पे भी संख्या का बोध हो सारा का सारा हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों दो अभी तक क्लियर हो गया होगा। दो टाइप्स, पहला मैंने बताया द्वंद्व समास और दूसरा जिसमें योजक चिन्ह हो द्वंद्व समास और एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए तो द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध हो। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से इसको वीडियो को पोस्ट करिए और लिखते जाइए, इसका नोट्स बना लो सभी के सभी। ठीक है, यहाँ पे सारे व्याकरण का मैं चैप्टर कराऊंगा। ठीक है ना, चलो इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर मेरा क्या है। यहाँ देखिएगा, थर्ड है मेरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास लिखा है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए पूर्व पद विशेषण, विशेषण का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे काली मिर्च लिखा है, काली मिर्च, तो मैंने क्या बोला कि पूर्व पद विशेषण होता है। इसमें पूर्व पद कौन सा है, काली मिर्च, तो काली हमारा पूर्व पद हो गया और मिर्च हमारा उत्तर पद हो गया, उत्तर पद हो गया। तो पूर्व पद विशेषण होना चाहिए, यानी काली यानी विशेषता, जिस मैंने क्या बोला, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, तो काली हमारा विशेषण हो गया। और मैंने बोला जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो मिर्च की विशेषता बताई जा रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है, तो मिर्च हमारा विशेष्य हो गया। क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और यहाँ पे काली हमारा विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। तो यही चीज वहां पे लिखा गया है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, चलो ट्रिक नंबर 1 समझिए कि विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। जिस वाक्य में, जिस समास में विशेषता बताई जा रही हो, जिसमें किसी शब्द की या किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, काली, तो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च काली है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अगला महापुरुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है पुरुष, तो पुरुष कैसा है जी, तो महान है, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है, तो महान है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 यहाँ पे देखिए कि इसमें है जो के समान जैसे शब्द आते हैं। जब इसको विग्रह करोगे कर्मधारय समास को, तो है जो और के समान जैसे शब्द आते हैं। जैसे देखो महापुरुष लिखा हूं, तो महान है जो पुरुष, तो यही मैंने बोला था कि है जो इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख कैसा है, तो चंद्र के समान है, तो विशेषता बताई जा रही है। और दूसरा ट्रिक ये भी फॉलो हो रहा है कि के समान, तो चंद्र के समान इसका मुख है। तो ये है मेरा 2 ट्रिक इसका प्यारा सा। उसके बाद है नील कमल, तो नीला है जो कमल, कमल कैसा है, तो नीला है। तो इस तरीके से इस तरीके के समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास, जिसमें विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, डिफिनेशन भी लिख दिया हूं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहते हैं। सारा यहाँ पे ट्रिक के साथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण सब कुछ मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ। आई होप इसको वीडियो का पोस्ट करके सारा का सारा लिख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए प्यारा सा। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे ट्रिक्स के साथ मैं बता रहा हूँ कोई भी। और इसके बाद जैसे वीडियो खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारा आपके सॉल्व करने के लिए, नहीं प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 3-4 ही एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हूँ, 2 से 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब मैं दूंगा तो वहाँ पे कम से कम 30-40 यहाँ पे समास होंगे और वहाँ पे आपको बताना होगा। जैसे प्रैक्टिस आपका होगा तो मजबूत हो जाएगा, प्रैक्टिस आपका तागड़ा हो जाएगा वैसे। ठीक है, चलो इसके बाद है मेरा 4 नंबर। फोर्थ देखिए यहाँ पे कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास 4th नंबर मेरा है। और यहां पे लिखा है कि जिस समास का
पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय हो यानी अव्यय का मतलब पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका ट्रिक है यहाँ पे देखिएगा कि सभी उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम कि उपसर्ग वाले, जहां भी देखना कि उपसर्ग वाले शब्द हो तो वहां पे आप करना अव्ययी भाव समास। अब पूछोगे उपसर्ग क्या है, तो देखिए उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे। जैसे यहाँ पे देखो आजीवन, आजीवन यहाँ पे लिखा है तो इसमें जीवन में आ हमारा उपसर्ग है। ठीक है, आ क्या है, उपसर्ग है। यहां पे लिखा है यथा स्थान, तो स्थान में मेरा यथा जो है वो उपसर्ग है। यहां पे लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो दिन में हमारा प्रति उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरीके से यथा समय, तो समय में हमारा यथा उपसर्ग है। तो जहां पे देखना इस तरीके का शब्द जिसमें उपसर्ग हो तो वैसे शब्द को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अव्ययी भाव का, कर्मधारय का, द्विगु का बहुत सारे मैं क्वेश्चंस दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ये सारा पीडीएफ इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद डिफिनेशन लिखना हो तो लिख दीजिएगा अव्यय हो यानी प्रधान हो, और यहाँ पे ट्रिक बताया हूं कि सभी उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव है, जैसे यथा स्थान, आजीवन, प्रतिदिन, यथा समय। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर, और एक शब्द और होता है प्रत्यय, जो कि इसमें नहीं समझना है लेकिन बात बता देते हैं, ये किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़कर इसके अर्थ को बदल देता है, और जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट टॉपिक मेरा देख लीजिए, नेक्स्ट समास कौन सा है, तो नेक्स्ट है मेरा बहुव्रीहि समास। यहां देखिए फिफ्थ है मेरा बहुव्रीहि समास। ये क्या होता है, तो ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ट्रिक से समझिए, यहाँ पे ट्रिक 1 है कि जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, और दूसरा ट्रिक है कि देवी देवताओं के नाम, जिस समास में देवी देवताओं के नाम आए, ठीक है, और उसका कोई अर्थ निकले, यानी कोई नया अर्थ निकले, पहला ट्रिक है, और जिसमें, और दूसरा ट्रिक है कि देवी देवताओं के नाम आना चाहिए, वैसे समास को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिसमें देवी देवताओं के नाम आए, या तो कोई देखेंगे वहां पे कि कोई नया अर्थ निकले, यानी कोई दूसरा अर्थ निकले, तो वैसे समास को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे एज फॉर एग्जांपल दशानन, दशानन, 10 आनन जिसके अर्थात रावण। 10 आनन का मतलब होता है मुख, आनन का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब मुख, तो जिसके 10 मुख हो तो 10 मुख वाले कौन होते हैं, रावण, रावण। तो एक नया यहाँ पर देखो अर्थ निकल रहा है, दशानन का मतलब होता है रावण, एक नया अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और यहाँ पे दूसरा ट्रिक है कि देवी देवताओं के नाम, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव जी, तो नीला, नीलकंठ किसको बोलते हैं, तो शिव जी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से गंगाधर है, धनानन है, कृष्ण जी को बोलते हैं। तो ये सब जितने भी देवी देवताओं के नाम आवे, ये सभी को बोलते हैं हम यहाँ पे बहुव्रीहि समास, और इसका कोई नया अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वैसे समास को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये था मेरा बहुव्रीहि समास। बढ़िया तरीके से सभी को लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करिए और यहाँ पे लिखिए, इसको नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, मेरा 6 नंबर समास है एक
देखो यहाँ पे लिखा है तत्पुरुष समास, 6 नंबर है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो। देखो यहाँ डिफिनेशन से आपका ये कंफर्म नहीं होगा, डिफिनेशन लिखने के लिए नोट्स में लिखिएगा। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक है मेरा यहाँ पे कि इसमें का, के, की, के लिए, में, पर, से आता है। यानी जिस समास में का, के, की, के लिए, में, पर, से आवे उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, रोग मुक्त का मतलब रोग से मुक्त। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे से आ रहा है, जब इसको विग्रह करिएगा रोग मुक्त को तो रोग से मुक्त यानी से हमारा यहाँ पे शब्द आ रहा है। तो मैंने ट्रिक में क्या बताया कि इसमें का, के, की, के लिए, में, पर, से आता है, उससे हम बोलते हैं, उस समास को हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे से आ रहा है तो ये है मेरा तत्पुरुष समास। अगला है गौशाला। गौशाला यानी गो के लिए शाला यानी गौ माता का जहाँ पे रहने का जगह होता है, तो गो के लिए यानी गाय के लिए रहने का जगह। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, देखो के लिए आ रहा है तो यही मैंने ट्रिक में बताया था के लिए। तो ऐसे समास को हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरीके से आप बीती तो आप पर बीती, रोगग्रस्त तो रोग से ग्रस्त। ठीक है, इस तरीके से अब आता है यहाँ पे समास के कुछ प्रकार होते हैं, सॉरी तत्पुरुष समास के कुछ प्रकार होते हैं। और तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा कि बताइए कि रोग मुक्त कौन सा समास है। ठीक है, इसी तरीके से गौशाला कौन सा समास है, यानी कौन तत्पुरुष में कौन सा है। तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा कि गौशाला कौन से तत्पुरुष समास है। तो यहां पे देखिए कि तत्पुरुष के टोटल यहां पे मैं बता देता हूं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। यहां पे देखिए तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा मेरा होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। और तीसरा मेरा होता है यहाँ पे करण संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। संबंध पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और छठा मेरा होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें कैसे पहचानेंगे? तो देखो इसके चिन्ह से पहचानेंगे, यानी कारक चिन्ह से, इसके कारक चिन्ह से पहचानेंगे। तो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे होता है को। तो जब विग्रह करने पे देखना कि को आ रहा है, को आ रहा है, तो बोलना वहां पे ये जो है समास ये कर्म तत्पुरुष है। इसी तरीके से करण, करण का मतलब से, करण का चिन्ह होता है से। इसी तरीके से संप्रदान तत्पुरुष का होता है के लिए, संप्रदान के लिए। तो जहां पे जैसे गौशाला लिखा था, गौशाला, तो इसका मतलब गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, गौशाला यानी गो के लिए शाला, ये कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देखो यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो के लिए देखना यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष है, कौन से तत्पुरुष में आता है? तो संप्रदान तत्पुरुष। तो ये होगा हमारा गौशाला शब्द जो है ये यहाँ पे होगा संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, गौशाला कौन सा समास होगा? तो संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरीके से बात करें अपादान, अपादान यानी से। अब दोनों में से आता है, करण में भी से आता है और ये इसमें भी आता है। तो इसके लिए होता है कि संबंध जोड़ना, इसमें होता है संबंध जोड़ना। करण में से का मतलब संबंध जोड़ना होता है। ठीक है, और यहां पे एक और है से, अपादान से, इसमें संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ना। ठीक है,
चलो इसी तरीके से बात करें मैं संबंध तत्पुरुष, संबंध का मतलब का के की, इसका होता है चिन्ह का के की, ठीक है। इसी तरीके से बात करें अधिकरण तो पर होता है, क्या होता है, पर होता है। तो देखिए सारा ये चिन्ह लिख दिया। अगर इसको विग्रह करने पे यहां पे देखना, विग्रह करने पे ये सब आता है, जैसे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त से आ रहा है, रोग से ग्रस्त, ये देखो करण तत्पुरुष होगा। लेकिन जब इसमें यहां पे बात करूं कि जब जुदाई हो यानी संबंध तोड़ने की बात करें, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहां पे तोड़ने का बात हो रहा है, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा ये वाला अपादान, यानी इसमें से का प्रयोग करेंगे तो इसमें संबंध तोड़ने का बात हो रहा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो इसमें भी से आ रहा है, तो ये करण तत्पुरुष होगा क्योंकि कलम हम पकड़ के लिखते हैं। तो जिसमें संबंध जोड़ने की बात हो उसमें करण कारक का प्रयोग करते हैं, और जिसमें संबंध तोड़ने की बात हो उसमें अपादान का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो देखो ये था मेरा कुछ कारक चिन्ह, और ये टोटल 6 होते हैं तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण, और ये सभी के चिन्ह है। जब विग्रह करने पर ये सब चिन्ह आवे, ये सब तो याद कर लेना है। करण के लिए होता है से संबंध तोड़ना, संप्रदान का होता है के लिए जब विग्रह करने पे ऐसा आवे, जैसे आप बीती था, आप बीती इसके पहले था आप बीती, तो इसका मतलब आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। तो यहां देखो पर आ रहा है, तो देखो इसमें पर कहां पे है, अधिकरण में, अधिकरण का चिन्ह होता है पर, तो ये होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती कौन सा समास होगा, तो यहां पे अधिकरण तत्पुरुष होगा, ठीक है। चलिए तो इस सभी को लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और एक नोट्स बना लीजिए सभी का। ये देखो पूरा का पूरा यहां पे लिखा हूं, ये गौशाला, गो के लिए साला सब कुछ यहाँ पे ये खत्म हो गया, 6 का 6 तत्पुरुष, और ये बहुब्रीहि सबका सब यहाँ पे खत्म कर दिया। अव्ययी भाव, कर्मधारय, उसके बाद यहाँ पे द्विगु, और यहाँ पे ऊपर है द्वंद्व, ये देखो। और ये समास के बारे में भी बता दिया कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो समास का ट्रिक है, परिभाषा है, उदाहरण है, सबका सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कि आपको प्रैक्टिस करना है और बताना है कौन सा शब्द कौन सा समास है, ठीक है। चलिए और सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा इसका ये तो हमारा समास खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर्स में लेकर आऊंगा हिंदी का। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।